हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम भाषा विज्ञान व्याकरण के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और ये आज हम भाषा विज्ञान व्याकरण का ये चौथा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आप इससे पहले के भाग वीडियो यानी कि नहीं देखे हैं तो यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और यदि हमारे सेशन प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं। ये सभी प्रश्न DSSB TGT PGT, यूपी TGT PGT, बिहार TGT PGT, झारखंड TGT PGT यानी कि भारत के किसी भी राज्य में जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण आता है, यदि आप हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भाषा विज्ञान व्याकरण का चौथा भाग। प्रश्न है 301। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है, अर्थात आम जन भाषा या जनभाषा। अगला प्रश्न है 302। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वही तद अनुरूप प्रयुक्त होता है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वहीं तद अनुरूप प्रयुक्त होता है। प्रश्न है 303। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो वह विद्वान थे सर जॉर्ज एब्राहम गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कई खंडों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज गियर्सन नामक विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। भारतीय विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान अमर। गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। प्रश्न 304। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न है 305। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है, तो कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है रानीखेत, नैनीताल, ये उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। विकल्प बी सही है। और कुमाऊनी उत्तराखंड राज्य के कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा या बोली है। इस भाषा को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तराखंड के जिले रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न है 306। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है, तो इनमें से ये है बांग्ला भाषा से। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भोजपुरी अपनी व्याकरणिक ढांचे में बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही मैथिली बोलियाँ आती हैं। भोजपुरी बोली भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न है 307। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है, तो ये भाषा भाषी क्षेत्र है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, ये विकल्प ए सही है। ये यहीं पर खड़ी बोली यानी कि कोरवी बोली जाती है। खड़ी बोली परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र
मेरठ बुलंदशहर खुर्जा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के मूल आधार स्वरूप होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न है 308 ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है, तो ये आधार भाषा रही है शौर सैनी अपभ्रंश, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रज भाषा का आधार भाषा शौर सैनी अपभ्रंश रही है। शौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली बुंदेली हरियाणवी को भांगरू कहते हैं, ब्रज कन्नौजी आदि ये सभी। प्रश्न है 309 अवधी भाषा की शब्दावली है, तो अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला, विकल्प सी सही है। अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला है। अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न है 10 वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, विभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अनेक संशोधनों कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के, तो इसका उत्तर होगा आक्षरिक होने के कारण परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण परिपूर्णता नहीं पा सकी। अगला प्रश्न है लिपियों का सही विकास क्रम है, तो लिपियों का सही विकास क्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक भावमूलक लिपि और ध्वनिमूलक लिपि, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 313 किस बोली में नंद ध के स्थान पर नन और न हो जाता है, तो ये है भोजपुरी में हो जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भोजपुरी में न ध का स्थान पर न और न हो जाता है। अवधि में ए के उच्चार आई और अव का उच्चारण रूप हो जाता है। ब्रज भाषा में क्यों के स्थान पर चौ का स्थान होता है। तो प्रश्न है 314 सुमेलित करना। भाषा और अन्य उनके नाम में ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है, और अवधि को वैश्यवाड़ी और हरियाणवी को भांगरू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को खलटाही कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सुमेलन हुआ 3-4-1-2 इसका उत्तर विकल्प सी सही है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 315 जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है, तो भाषा की यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उक्त भाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है। और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये श्याम सुंदर दास के अनुसार। एक वर्णमाला दोस्तों भाषा विज्ञान के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ण और वर्णमाला जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसको निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि के अंतर्गत का वर्ग आता है, और छोटा स्वर में छोटा बड़ा आ और हा विसर्ग ये सभी आते हैं। तो कंठ ध्वनि में इसका उत्तर विकल्प डी सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कंठ ध्वनि वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी उच्चारण स्थान वर्ण और कंठ के अंतर्गत छोटा आ और हा और विसर्ग ये सभी आते हैं। तो इसका उत्तर ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। तालव के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई और या शा यहाँ पर दिया हुआ है चा वर्ग के सभी, तो ये सब है। मूर्धन के अंतर्गत टा ठा डा टा वर्ग और कटकोण का रा ये आते हैं। दंत के अंतर्गत ता वर्ग और सा ला, और ओट के अंतर्गत पा फा वा भा मा ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है वो कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं घोष ध्वनि। विकल्प सी सही है। और घोष ध्वनि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का तीसरा
तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी आते हैं। और सभी स्वर और या, रा, ला, वा, हा ये सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट जाने से उनके बीच हवा निकलती है, उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर या, रा, ला, वा यानी कि अंतस्थ और हा ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, धा का उच्चारण स्थान है। तो धा का उच्चारण स्थान धा ता वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये दंत के अंतर्गत आएगा, दंत है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। धा का उच्चारण स्थान दंत है। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये हैं छत्र, ज्ञ ये सभी आते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन। और अगला फैक्ट है, हिंदी व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला फैक्ट है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श के अंतर्गत का से मा तक आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत या, रा, ला, वा और ऊष्म के अंतर्गत सा, शा, शा, हा ये सभी आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, जिनमें का वर्ग कंठ से, चा वर्ग ताल से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से, ये सभी इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो इनमें से अंग, आहा ये अयोगवाह कहलाते हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग, आहा वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये तो ना स्वर के अंतर्गत आते हैं ना व्यंजन के, यानी कि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग एवं विसर्ग अंग, आहा के अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुसार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है और अनुसार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। प्रश्न है पांचवा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो यह रूप कहलाता है, पद कहलाता है। विकल्प सी से इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द सा अभिप्राय होते हैं, जबकि कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा आता है। और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा, चौथा, महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो यहाँ पर दोनों ये मिल रहे हैं, तो दूसरा अक्षर खा होगा। विकल्प ए सही है। अघोष महाप्राण ध्वनि खा है। अल्प प्राण, जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और 11वां मतलब अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और सा यानी कि ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन सा यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला है घोष, सघोष। जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियों या झंकृत यानी कि झंकृत हो जाए उसे घोष या सघोष, घोष आ जाए या सघोष एक ही बात है, कहलाता। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा या, रा, ला, वा यानी कि अंतस्थ, हा सारे स्वर घोष होते हैं। और अगला अघोष, जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित न हो अघोष कहलाता। प्रत्येक वर्ग का एक पहला, दूसरा वर्ण तथा उस व्यंजन जिनमें हा नहीं आता, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा ये अघोष होते हैं। अगला प्रश्न 7वां, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन 11 लावा अंतस्थ व्यंजन ये तालव्य है, ये ओट्स के अंतर्गत आता है और ये दंत के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत 11 लावा यानी कि अंतस्थ
और या वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं अर्धस्वर के बारे में। या वा को अर्धस्वर कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और चा छा जा जो कि तालब के अंतर्गत, ये स्पर्शी संघर्षी भी कहलाते हैं। ता वर्ग दंत व्यंजन होते हैं, पा वर्ग ओष्ठ व्यंजन होते हैं। का से मा तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वा को दंत ओष्ठ व्यंजन, वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। प्रश्न है 8वां, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो उसमें ये है विकल्प डी चा चाचा, ये तालब है। तालब ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ। तालब ध्वनियों का सूत्र है इचो यसाम, यानी कि ई छोटी ई बड़ी ई, चावर और या और तालब विसा, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। तालब ध्वनियों में ई ये सभी आते हैं। और अकुह विसर्जनम, यानी कि कंठ, अकुह विसर्जनीयाम कंठा, यानी कि छोटा बड़ा का वर्ग हा विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। और ऋतुर सानाम मूलधा, ऋतुर सानाम ऋ ऋषि ऋ टा वर्ग और रा और मूलधा नुषा वर्ण आते हैं। और लातुल सानाम दंता, और ये ला ता वर्ग और ला सा वर्ग, ये सभी दंत के अंतर्गत आते हैं। और अगला है उपध्यानीय नाम, उपपद्मानीया नाम, ये ओष्ठो, यानी कि छोटा हो बड़ा हो, पावर, और ये सभी आते हैं ओष्ठ के अंतर्गत। प्रश्न अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसमें स्थान दिया गया है 11 स्वर 35 व्यंजन, यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित लिखित दोनों रूप के प्रतीक चिन्ह प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार: स्वर आ ई उ री ए ओ औ, ये सभी स्वर हैं। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री रा ला भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया। मूल व्यंजन है का खा गा अंगा चा छा जा हिया टा ठा डा 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 द्विगुण व्यंजन। और ता वर्ग और पा वर्ग अंतस्थ यारा लावा और ऊष्म खा सा हा, ये सभी रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियाँ हैं। इस तरह वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन, जिनमें 35 में 33 और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। और चलिए अगला प्रश्न है 10वां। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं, तो ये स्वर हैं कंठ के अंतर्गत आते हैं। विकल्प सी सही है। छोटा बड़ा कंठ के अंतर्गत, छोटी बड़ी तालव के अंतर्गत, और छोटा ओ बड़ा ओ ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चारण दृष्टि से हिंदी के आ कंठ के अनुसार, इससे पहले भी दोस्तों बता चुके हैं, ये सभी दिया हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जो कि इनमें से सभी स्वर और पहला अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसमें अंतस्थ भी आ जाता है। अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी स्वर और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष होते हैं। और इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और हा भी आता है घोष के अंतर्गत, हा भी आता है। और सभी स्वर ये घोष, यानी कि घोष कहिए या सघोष कहिए, ये सभी तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ण का, तो यारा लावा और हा भी, और सभी स्वर ये घोष के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा और सा हा, ये महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और
ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। तो इनमें से आप तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। और यहाँ पर दिया हुआ प्रस्तुत वर्णों में हा घोष महाप्राण है। घोष सघोष ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का च ट प का तीसरा चौथा पांचवा सारे स्वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और हा ये सभी घोष सघोष के अंतर्गत महाप्राण में हा और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। हाँ, इसमें दोनों महाप्राण भी है और ऊष्म व्यंजन महाप्राण भी है, घोष व्यंजन भी है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से इसमें संयुक्त में अनुस्वार का प्रयोग हुआ, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। अनुस्वार एक बिंदी ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, इनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ। प्रश्न 14, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, इसमें अर्थ निकलता है, शब्द होता है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 15, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी है? तो छा ध्वनि तालव, छोटी बड़ी चावर्ग और ये सभी, और तालव विषा, श्रौता सा, ये सभी तालव के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन, महाप्राण जानते ही होंगे, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा है और ऊष्म व्यंजन ये सभी महाप्राण हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत चा वर्ग आता है। तो इनमें से होगा छा, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। छा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी महाप्राण है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कंठ और ओष्ठ ध्वनि है। तो ये आ प्लस ओ से मिलकर बनते हैं। तो इनमें से विकल्प डी सही है। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ बना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हम व्याख्या इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो इनमें से सबसे पहले, तो इसमें क्षमा पहले आएगा, तो का के बाद छा आता है। तो इसमें सबसे पहले विकल्प डी आएगा। तो फिर इसके बाद त्राटक आएगा, फिर द्वार आएगा, फिर पकवान, यानी कि इसका उत्तर सबसे पहले डी आएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है 19, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो शब्दों का सही क्रम है कंठस्थ, कमल, कलम, कलाई, विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शब्दकोश की दृष्टि से सब सही क्रम है कंठस्थ, कमल, कलम, कलाई, ये सभी है। प्रश्न है 20वां, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इनमें से इसका उत्तर विकल्प ए सही। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 21, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देख, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं और ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे अंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये सभी प्रत्येक अक्षर के पांचवा अक्षर यानी कि पंचमा अक्षर, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 23, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से मा तक आता है। तो महाप्राण भी महाप्राण के अंतर्गत दूसरा चौथा ओष्ठ के अंतर्गत पा वर्ग आता है। तो पा वर्ग, तो इनमें से ये चौथा वर्ण विकल्प ए सही है। पा, फा, बा, फा, मा, तो भा आएगा, तो विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत यानी कि बंद स्वर है? तो इनमें से है दोस्तों, समृत के अंतर्गत छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि
आते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। ये समृद्ध स्वर है, छोटी बड़ी, तो यहाँ पर छोटी ही दिया हुआ है, तो ये समृद्ध स्वर है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से एक हर प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। तो ई समृद्ध स्वर है और मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती हैं। विवृत, जो कि इसका अर्थ है खुला हुआ, इसके अंतर्गत आ आता है बड़ा। अर्धविवृत यानी कि आधा खुला हुआ, हाफ ओपन, तो इसके अंतर्गत आधा खुला हुआ आ, ए, ओ, ये सभी आते हैं आ। और समृद्ध यानी कि बंद, तो इसके अंतर्गत छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, तो विकल्प में छोटी ही था, तो इसका उत्तर यही होगा। अर्ध समृद्ध यानी कि आधा बंद, आधा बंद के अंतर्गत ए, ओ, ये आते हैं। आधा अर्ध समृद्ध यानी कि हाफ क्लोज, तो ये रही इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं 25। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ के अंतर्गत टा वर्ग आता है, टा, और खटकोण का और ऋषिरी भी आता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार फिर से। हिंदी मूर्धन्य की ध्वनि टा वर्ग। हिंदी की निम्न ध्वनियाँ इस प्रकार है। कंठ के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ और हा भी आता है, और विसर्ग भी आता है। तो इस प्रकार कंठ के अंतर्गत, तालव के अंतर्गत सा आता है, तालव्य सा, और बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार आते हैं। तो दंत के अंतर्गत सा भी आता है, और ता, था, दा, ता वर्ग, ये सभी। ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी आते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, तो इस प्रकार ये रही व्याख्या। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इनमें से ओष्ठ ध्वनि पा वर्ग, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत पा वर्ग आता है, तो इनमें से ये भी पा वर्ग है, ये भी है, ये भी है, ये चा है, तालब है, तो चा तालब में आता है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है मात्रा स्वर को कहते हैं, मात्रा स्वर को कहते हैं, तो मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप या ग्रेफिम, समरूप या ग्रेफिम, ये थोड़ा अलग है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं ढंग से। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, जिनकी 10 मात्राएं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, जिनकी 10 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न 28। प्राचीन का विलोम शब्द है, तो प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन, अर्वाचीन, विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन शब्द है। नया का पुराना, और उल्टे या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये तालब, सॉरी दोस्तों, ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये तालब उच्चारण स्थान, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है, तो हा आता है कंठ के अंतर्गत, पा आएगा ओट्स, और ला आएगा दंत, और चा आएगा तालब के अंतर्गत, विकल्प ए सही है इसका। और अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चा तालब है, ई चा, इचू यशा नाम इसका सूत्र है, तो ये तालब ध्वनियाँ हैं। और पा ओष्ठ, ला दंत के अंतर्गत, हा कंठ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 31। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो इनमें से बड़ा आ पश्च स्वर है, तो इसका उत्तर विकल्प है। इसकी व्याख्या उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो छोटी बड़ी ये है, ये सभी अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा पश्च, यानी वाक्य आ, उ, ओ, आ, ये सभी पश्च स्वर हैं। प्रश्न है 32वां। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए संयुक्त व्यंजन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 33। इनमें से कौन सा युग्म अघोष है, तो अघोष, इनमें से कौन सा युग्म अघोष है, तो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और खा, सा, ये सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं, तो अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प सी सही है। पा पहला और दूसरा, पा फा अघोष के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और सा अघोष व्यंजन है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार पा वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन है, अतः अघोष। प्रश्न है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से एक नाम गलत है, तो इनमें से है। दोस्तों ये प्रश्न गलत है, तो इसकी सीधा पहले व्याख्या ही देखते हैं। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यथा जैसे ब्राह्मी से गुप्त, फिर कुटिल लिपि से देवनागरी, शारदा लिपि, और आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। प्रश्न है अगला। निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से विकल्प ए ये सुमेलित नहीं है, ये सघोष के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष के अंतर्गत आता है। ठा अल्प प्राण है, सही है। ठा, सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने गलत पढ़ दिया था। प्रश्न है
निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सुमेलित है? मैंने सोचा ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित है। तो गा दोस्तों ये सघोष है, जो कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। और फा दोस्तों प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो ये दूसरा है। यहाँ पर अल्प प्राण है, तो ये फा महाप्राण है, तो ये भी गलत है। और इसमें विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। ऊष्म व्यंजन के सा तीनों सा और हा आते हैं। ठा सघोष दिया हुआ, ये भी गलत है, ठा अघोष है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म के अंतर्गत सा और सा ये तालव्य सा भी आता है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। ला ऊष्म व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, 11 लावा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ है, तो महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, तो दूसरा और चौथा यहाँ पर पहला दिया हुआ, तो ये गलत है। और पा ये भी पहला, ये भी गलत है। का ये भी पहला है, तो यहाँ पर इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। ढा ढा महाप्राण ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। का चा जा पा अल्प प्राण ध्वनियाँ, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन? इनमें से सभी स्वर सघोष होते हैं, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, सभी स्वर सघोष होते हैं, ये कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण के तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन 11 लावा और हा भी इसके अंतर्गत आता है, अतः अन्य कथन सही नहीं है। प्रश्न है 39, वर्त से ध्वनियों के उच्चारण है, तो इनमें ध्वनियों के उच्चारण है। जीहा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग पर स्पर्श करती है, तो उसे वर्ष कहते हैं, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्त से ध्वनियों के उच्चारण में जीहा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वर्ष व्यंजन न सा रा ला को कहते हैं, शेष विकल्प असंगत। प्रश्न 40, री ध्वनि है, तो री ध्वनि है मूर्धन्य, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। री मूर्धन्य व्यंजन है और डा डा उच्छिप्त व्यंजन, यानी कि इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तथा पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। और सा ऊष्म के अंतर्गत, तालव्य सा मूर्धन्य सा दंत सा हा वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? तो ये ध्वनियाँ अंग आह, ये दो अयोगवाह दो होते हैं। अंग आह ये ना तो स्वर में आती है ना तो व्यंजन, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही। प्रश्न 42, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कम प्राणवायु प्रयुक्त उच्चरित होने वाले व्यंजन अल्प प्राण कहते हैं। प्रश्न है 43, कौन से वर्ग में ओट्स वर्ण है? तो इनमें से पा वर्ग में पा फा वा, इसका उत्तर पा वर्ग में छोटा ऊ बड़ा ऊ ये पा वर्ग ये सभी ओट्स के अंतर्गत आते हैं, तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न है 44, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? तो इनमें अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ यानी कि या रा लावा ये सभी अल्प प्राण होते हैं। चलिए देखते हैं इनमें से प्रत्येक वर्ण का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसमें सभी पहले वर्ण के हैं। चा का चा टा ता ये सभी प्रत्येक वर्ण के पहले अक्षर हैं, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है 45, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो तालव्य के अंतर्गत छोटी ई बड़ी ई और तालव्य सा और चा वर्ग, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प डी सही है। तालव्य वर्णों का वर्ग सा चा ई है, अन्य वर्णों का विवरण असंगत। तालव्य छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग जा सा ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है 46, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं 47, ऋषि स्वर में रा स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो इनमें से इसका उत्तर विकल्प ए में है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। री स्वर की मात्रा का प्रयोग मात्र मूल शब्द में है, और री स्वर की मात्रा के प्रयोग से अन्य शब्द कृत्रिम कृपाण कृषि कृतघ्न मृग श्रृंगार नृप ये सभी इनमें ऋषि री का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण का है? तो इनमें से तालव्य वर्ण की बात की जाए तो इचू यसानाम छोटी ई बड़ी ई या और तालव्य सा और चा, यानी कि विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। दिए गए वर्ण में तालव्य वर्ण है, शेष असंगत है। प्रश्न है 49,
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो वे सभी अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए वर्णों में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी छोटी बड़ी ए वर्ग से हैं। ई ए अग्र स्वर हैं। प्रश्न 50वां, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? तो कंठ ध्वनियाँ अकह विसर्गा यानी कि छोटा बड़ा का वर्ग और हा ये सभी विसर्ग ये सभी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इनमें से या रा ला वा ये सभी अंतस्थ होते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और ऊष्म के अंतर्गत तीनों सा और हा यानी कि सरौता सा, खटकोण का और सॉरी दोस्तों सा और खा और सा ये हा ये सभी ऊष्म है और या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है 52, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग है। विकल्प ए सही है। अभी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग आवश्यक है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग आवश्यक है, अतः ई को अग्र स्वर भी कहा जाता है। अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी बड़ी ए ऐ और मध्य स्वर के अंतर्गत आ, पश्च स्वर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ औ आ ये सभी आते हैं। प्रश्न 53, सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। च आता है तालब के अंतर्गत और व आता है ओट्स के अंतर्गत और दा आता है दंत के अंतर्गत और का आता है कंठ के अंतर्गत कोमल तालव्य। तो इसका उत्तर होगा छोटा बड़ा छोटा सॉरी दोस्तों बड़ा छोटा और फिर बड़ी ई फिर छोटी यानी कि इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है च तालव्य है वा ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ दा दंत के अंतर्गत और का है कोमल तालव्य जिसे कंठ भी कहते हैं। प्रश्न 54, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है पा ओष्ठ ध्वनि का है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 55, उच्चारण स्थान के आधार पर इया का इया है। तो इया चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो चा वर्ग तालव्य है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो हिंदी में अनुस्वार ये या का सूचक नहीं है। विकल्प डी सही है। या अंतस्थ के अंतर्गत आता है और हिंदी में पंचमाक्षरों अंग या डा नाम के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि या व अर्धस्वर है अतः या अनुस्वार सूचक नहीं है। प्रश्न 57, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ है। इसका उत्तर यानी कि द्विगुण व्यंजन है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। ड ढ विषय में ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही। अगला प्रश्न 58, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। विकल्प डी सही है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न 59, उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन इसके साथ हा भी आता है ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ के अंतर्गत यारा लावा ये सभी आते हैं। तालब के अंतर्गत तावर्ग और छोटी बड़ी वस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 60, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? का एक आप सभी जानते ही होंगे अल्प प्राण है, तो ये कट जाएगा, महाप्राण कट जाएगा। और का अघोष भी है, तो ये अल्प प्राण घोष ये कट जाएगा। तो और का स्पर्शी व्यंजन है और का कंठ ध्वनि भी है, तो इसका उत्तर विकल्प सही होगा। का व्यंजन के विषय में अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है, तो अन्य सभी गलत है। प्रश्न 61, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि सघोष? पहले जान लेते हैं घोष या सघोष के अंतर्गत कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष होते हैं। सघोष को घोष भी कहते हैं। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जारा लावा या रा लावा और इसके अंतर्गत हा भी आता है। तो इनमें से सघोष ध्वनि विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं 62, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो इनमें सर्वप्रथम अंकन आएगा। अंकन के बाद ये पहले पर आएगा, अंकन के बाद फिर आएगा अंकना, ये दूसरे पर आएगा, फिर आएगा ये तीसरे पर, ये चौथे पर। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 63, प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है, तो प्रा शब्द का प्रारूप है, तो ये आधा पा और रा यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में प्रा वर्ण का स्वरूप है, हलंत पा के नीचे हलंत लगेगा और रा, और प्रा में पा आधा वर्ण है, रा पूरा वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण पहले होता है वे अर्धवर्ण होते हैं, बाद में वर्ण पूर्ण होते हैं। प्रश्न 64, वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। स्वरों का प्रकार नहीं है, तो स्वरों का प्रकार नहीं होता है। विकल्प डी स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो स्पर्श व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता। अगला प्रश्न एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटा बड़ा छोटा छोटी छोटा री और दीर्घ के अंतर्गत बड़ा बड़ी
बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ प्लुत के अंतर्गत ओम आता है। अगला प्रश्न है 66। अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन का प्रतिनिधि है तो इनमें से है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, तो इनमें से विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 67। छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? सबसे पहले जान लेते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छा, त्रा, ज्ञा ये सभी आते हैं, तो इसका उत्तर है हलंत वाला का और खटकोण का। इसका उत्तर विकल्प डी है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है जो इस प्रकार है। छा, का और खा यानी कि हलंत वाला का और खा, और त्रा में आधा ता रा, और ज्ञा में आधा जा या, स्रा में आधा शा और रा, ये सभी इस प्रकार हैं। प्रश्न है 68। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से सबसे पहले जान लेते हैं अघोष कौन है। तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तो अल्पप्राण, इसमें अल्पप्राण की बात की जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा, ये अघोष है। सॉरी दोस्तों, ये अघोष है। और अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, दूसरा, सॉरी दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसका यानी कि पहला के अंतर्गत विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 69। प्रयत्न के आधार पर का, खा, गा, गा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के का से माह तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, आप सभी जानते ही होंगे। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 70। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक के पार्श्विक, उच्छिक्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, शब्दप्रवाह। विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद निम्न है। स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिक्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, शब्दप्रवाह। शेष विकल्प असंगत हैं। और तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों, जो कि हम इसके बाद संज्ञा पढ़ेंगे। इसके बाद संज्ञा के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर। यहाँ से दोस्तों व्याकरण एकदम शुरू हो गया है। और दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस या वनडे एग्जाम कोई भी हो जिसमें व्याकरण, संज्ञा, संधि, समास आदि सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो आप भी इसको देखकर एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।